जय हिंद बच्चों। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था प्रकाश के अपवर्तन की घटना को, प्रकाश के अपवर्तन की अवधारणा को देखा था तथा प्रकाश से के अपवर्तन से संबंधित नियम को देखा था और हमने प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन को देखा था, परिभाषा को देखा था। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है, या हम दूसरे शब्दों में यह कहें कि यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक आपतित होती है ना, किसी सतह पर तिर्यक आपतित होती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी चाल भी बदल जाएगी तथा उसकी दिशा भी बदल जाएगी, दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का जो अपवर्तन है उसमें जो कारण बनता है वह बनता है दूसरा माध्यम। मतलब एक माध्यम में प्रकाश किरण चल रही थी और जैसे ही दूसरा माध्यम लगता है और उस दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाल बदल जाती है ना, उस माध्यम की प्रकृति के आधार पर उसकी चाल बदल जाती है। और इसी के साथ में ही घटना जो शुरू होती है वह होती है प्रकाश का अपवर्तन। तो जो कहीं ना कहीं अपवर्तन के पीछे का जो कारण है वह दूसरा माध्यम है ना। अब वह दूसरा माध्यम जो है वो कितना दूर है, कितना लंबा है, कितनी प्रकाश किरण उसके अंदर प्रवेश करेगी और कितना चलेगी। जैसे चलते जाएगी और उसके बाद में जैसे ही माध्यम खत्म होता है वह दूसरा माध्यम, फिर से तीसरा माध्यम मतलब कि उसके उस पार कोई फिर दूसरा माध्यम लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर एक बार जब दूसरा माध्यम फिर परिवर्तित होगा तो ऐसी स्थिति में फिर एक बार अपवर्तन की घटना देखने को मिलेगी। मतलब प्रवेश करा, अपवर्तन की घटना हुई, माध्यम जितना लंबा है उतना प्रकाश किरण चलेगी उसी माध्यम के अंदर में, और फिर उसके बाद में वह माध्यम खत्म होगा तो माध्यम फिर एक चेंज होगा, और फिर जब माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की अपवर्तन घटना फिर एक बार होगी। मतलब हम यदि देखें तो दो बार अपवर्तन होता है। किसी माध्यम को रखने पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना दो बार हमें देखने मिलती है। यदि हम देखें ये कोई माध्यम है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि ये कोई एक माध्यम है और प्रकाश किरण इस प्रकार से चलते हुए आई, इसके अंदर में प्रवेश करेगी। ये पारदर्शी एक माध्यम है ना। तो ये एक माध्यम था, वायु है, और एक माध्यम है ग्लास मान लें या वाटर मान लें, ठीक। तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। अब ये प्रकाश किरण चलते हुए आई और इसके अंदर प्रवेश करी। जितना ये लंबा माध्यम है, जितनी इसकी दूरी है तो उतना तो चलेगी। उसके बाद में फिर प्रकाश किरण के लिए माध्यम चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना फिर एक बार होगी। मतलब हम देखें तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना दो बार होती है। तो यहाँ पर दो सरफेस मिलती है। एक सरफेस से प्रकाश जब एंटर करता है, अंदर प्रवेश करता है, तो उस स्थिति में भी एक बार अपवर्तन की घटना होती है, और उसके बाद में जब प्रकाश उस माध्यम से निकलता है तो फिर एक बार अपवर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। अब यदि हम इस माध्यम की बात करें तो इस माध्यम की सरफेस तो बहुत सारी हैं, 6 सरफेस है। जैसे ये इस ऊपर वाली सरफेस की बात करें, नीचे वाली सरफेस की ये 2 हो गई, ये एक सामने वाली 3, और ये पीछे वाली 4, और ये इस ओर की लेफ्ट साइड वाली, आपकी लेफ्ट साइड वाली ये हो गई 5, और ये हो गई 6। तो यहाँ पर जो 4 सरफेस हैं, एक ये, 2, 3 और ये 4, ये अपवर्तन की घटना में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। लेकिन जो ये 2 सरफेस है इनके द्वारा ही अपवर्तन की घटना होती है। एक यहाँ पर प्रवेश करेगा इस सरफेस में, और इस सरफेस से निकल जाएगा प्रकाश किरण। तो हमें 2 बार अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। अब ये 2 सरफेस जो है, ये जो 2 सरफेस हैं वो किस प्रकार से हैं, और प्रकाश किरण जब निकलती है, प्रवेश करी, हमें मालूम था, हमें अभी तक की ज्ञात है कि जब प्रवेश करती किसी माध्यम में तो उस माध्यम की प्रकृति के अनुसार हम देखते हैं कि उसकी चाल बदलती है और दिशा भी परिवर्तित होती है। दिशा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, क्या वह अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटती है, तो ये तो हमने देखा था उसकी प्रकृति के आधार पर। लेकिन जब प्रवेश करने के बाद में माध्यम के अंदर चलेगा प्रकाश और बाद में फिर दूसरी सरफेस से निकल जाएगा, तो उसके बाद में क्या होगा? क्या दिशा चेंज होगी या नहीं होगी, या कुछ और चेंज होगा? यदि चेंज होगी तो किस प्रकार से चेंज होगी? इन्हीं सब को हमें इस लेक्चर में देखना है, इस वीडियो में हमें देखना है, समझना है। तो
यदि मान लीजिए वहां दो सरफेस, जो हमने अभी देखा, दो सरफेस कुछ इस प्रकार से हैं। ये दो सरफेस सरफेस जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं, ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा स्लैब। ये कहलाएगा, इसे हम कहते हैं स्लैब। यदि यह दोनों सरफेस कुछ इस प्रकार से हैं, यदि ये दोनों सरफेस इस प्रकार से, ऐसी झोपड़ी नुमा आकृति इनकी, तो ये जो कहलाएगा, ये जो आकृति कहलाएगी, इसे हम कहते हैं प्रिज्म। यह कहलाता है प्रिज्म। और यदि ये दोनों सरफेस कुछ इस प्रकार से कर्व हों, इस प्रकार से, ना तो पैरेलल हो और ना ही तो प्लेन हो, है ना, यहाँ पर पैरेलल है, साथ प्लेन भी है। यहाँ पर यदि हम देखें, प्लेन तो है लेकिन पैरेलल नहीं है, कुछ इस प्रकार से है, तो ये एक अलग आकृति कहलाती है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। ये पैरेलल तथा प्लेन है, इस आकृति को हम कहते हैं स्लैब। तथा यदि हम तीसरी आकृति की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ना तो ये प्लेन है और ना ही पैरेलल है, यहाँ पर एक अलग आकृति दिखाई दे रही है। तो इस आकृति को ही हम कहते हैं लेंस। इस आकृति को हम कहेंगे लेंस। और आज हम जो पढ़ेंगे वह इसी लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना। तो यदि हम इस तीसरे आकृति की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है, कुछ प्रैक्टिकली डेफिनेशन अलग होती है। वो कुछ इस प्रकार से होती है कि ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका कोई एक सरफेस भी, कोई एक पृष्ठ भी यदि कर्व है, इस प्रकार से गोली है, वक्री है, तो ऐसी स्थिति में वह लेंस कहलाता है। या तो वह इस प्रकार से हो, कुछ इस प्रकार से हो, जरूर नहीं है कि दोनों ही कर्व हो। यदि एक कर्व है और एक प्लेन है तो ऐसी स्थिति में भी यह लेंस ही कहलाएगा, है ना। साथ ही यदि इस प्रकार से भी हो, कर्व हो लेकिन अंदर की ओर कर्व हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये लेंस कहलाएगा। अभी हम लेंस के प्रकार भी देखेंगे कि लेंस का प्रकार क्या क्या है, किस किस को कौन कौन सा लेंस कहते हैं। तो फिलहाल तो हम देखें, यहाँ पर तीन आकृति की चर्चा किए थे हमने, जो कि स्लेब है, एक प्रिज्म है और एक है लेंस। अब स्लेब में जब प्रकाश आपतित होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। यदि यह ठीक लंबवत आपतित होता है, इस पृष्ठ के, इस सरफेस के ठीक लंबवत आपतित होता है, तो ऐसी स्थिति में यह सीधा चला जाएगा, है ना। यहाँ पर एक बार अपवर्तन की घटना होगी और सीधा आपतित हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी लेकिन चाल बदल जाएगी। और ये जब चलते जाएगा चलते जाएगा, अब यह माध्यम जो था वह खत्म हो जाएगा। माध्यम खत्म होने से हम ये देखेंगे कि इस सरफेस के उस पार में फिर एक बार माध्यम चेंज होगा। और माध्यम जब चेंज होगा तो हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस सरफेस के लिए ठीक लंबवत है, ठीक लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में चाल तो बदलेगी, चाल परिवर्तित होगी, बढ़ेगी घटेगी पता नहीं, वो माध्यम पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर ये ठीक इस सरफेस के लंबवत में है, इस पृष्ठ के लंबवत में, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इसकी चाल बदलेगी, दिशा नहीं बदलेगी। ठीक है, ये हो गया स्लेब के बारे में। इसी स्लेब में यदि हम बात करें, अभी इसी स्लेब को हम देखते हैं, और कि क्या हो कि जब प्रकाश किरण लंबवत आपतित ना हो, लंबवत आपतित ना हो इसका आशय है कि एक कोण के साथ में आपतित हो, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अभिलंब होगा और इस अभिलंब के साथ में एक कोण बनाते हुए यदि आपतित हो, तो ऐसी स्थिति में यह हम देखते हैं कि ये जो स्लेब है मतलब कि यहाँ पर वायु था और ये माध्यम क्या हो गया, स्लेब मतलब कि सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो ऐसी स्थिति में यह प्रकाश किरण इस प्रकार ना जाकर, इस प्रकार ना जाकर कुछ अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है ना, ऐसी आपतित हुई और इसके अंदर में चलेगी कुछ इस दिशा में।
अब फिर से एक माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि इस सरफेस के उस पार में फिर माध्यम चेंज है। अब माध्यम चेंज है लेकिन कैसा है, ये था सघन और ये है विरल। तो ऐसी स्थिति में फिर एक बार अपवर्तन की घटना होगी। अब अपवर्तन की घटना कैसी होगी, तो यहाँ पर एक अभिलंब फिर देखते हैं हम, इस सरफेस के ठीक लंबवत में है इस प्रकार से। तो अभिलंब से दूर हटेगी या पास आएगी, तो यह दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि अब जो माध्यम चेंज हो रहा है वह माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में यह दूर हट जाएगी कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये प्रकाश किरण यदि यहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता तो ऐसी जाती है ना, लेकिन ये गई कैसे, इस प्रकार से। अंदर में अपवर्तन की घटना हुई, फिर एक बार अपवर्तन की घटना हुई और इस प्रकार से निकल गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रकाश किरण है और ये प्रकाश किरण, निर्गत प्रकाश किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण जो है, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों की दिशा यदि हम देखें, है ना, दो बार अपवर्तन की घटना हुई। हम अभी देख रहे थे कि अपवर्तन के बाद में दो बार अपवर्तन होगा तो क्या घटना देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पर स्लेब में जब दोनों सरफेस पैरेलल हो तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं स्लेब में कि ये प्रकाश किरण जो है उसकी दिशा चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, दिशा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, जैसी दिशा में जा रही थी, हाँ, जैसी दिशा में जा रही थी वैसे ही उसी दिशा में चलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज चेंज हुई है। वो क्या देखने को मिल रहा है हमें कि हल्की सी शिफ्ट हो गई है ना, ये शिफ्ट हो गई थोड़ी सी। ये इस प्रकार से जाना था लेकिन हल्का यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट जिसे कहते हैं हम, ये यहाँ पर इस प्रकार से शिफ्ट हो गई है। ठीक, तो ये होती है स्लेब की घटना। अब हम बात करें दूसरी जो आकृति है वह है प्रिज्म। यदि प्रिज्म की हम बात करें तो प्रिज्म में क्या होता है कि ये दोनों सरफेस किस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से। अभी तक पैरेलल थी, अभी इनको हमने थोड़ा ऐसा झुका दिया है। तो जब इसमें प्रकाश किरण आपतित होगी कुछ इस प्रकार से, तो इसमें अपवर्तन की घटना होने के बाद यह जो है वह आधार की ओर झुक जाएगी। जाना था कुछ इस प्रकार से लेकिन इसमें विचलन हो जाता है और यह जो प्रकाश किरण है वह इस प्रिज्म के आधार, प्रिज्म का आधार कौन सा है, ये है आधार, इसे हम कहते हैं प्रिज्म का आधार। ये चौड़ा वाला भाग ये है आधार, तो इस आधार की ओर झुक जाती है। अब बात करें हम लेंस की, तो अब हमें लेंस ही समझना है कि लेंस किस प्रकार से होता है, प्रकाश की अपवर्तन घटना कैसी होती, कैसे लेंस होते हैं और वो किस प्रकार से अपवर्तित करते हैं प्रकाश किरणों को, मोड़ेंगे लेकिन किस प्रकार से मोड़ेंगे वो उनकी प्रकृति के आधार पर देखेंगे हम। ठीक है, अब लेंस क्या है, तो लेंस है वह पारदर्शी माध्यम जो जो प्रकाश अपने ऊपर प्रकाश पढ़ने वाले प्रकाश को अपवर्तित तो करता है, लेकिन अपवर्तित तो करेगा लेकिन क्या करेगा कि या तो वह अभिसारित कर देगा, एक और केंद्रित कर देगा, या फिर अपसारित कर देगा। तो वो लेंस के प्रकार पर होता है। तो लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, कुछ इस प्रकार से, ये होता है उत्तल लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस। पहले हम इसे मिटा देते हैं। यहां पर हम समझते हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार से, है ना, इसे हम दिखा भी दे रहे हैं। ये ये उत्तल लेंस है। यदि हम इसे फ्रंट से देखें, ये देख रहे होंगे आप, फ्रंट से देखें तो कुछ इस प्रकार से गोल दिखा देता है। और यदि हम इसे यहाँ पर छू कर देखें तो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला दिखाई देता है। ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला।
अब यदि इसे हम इसी उत्तल लेंस को ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं आप ना, फ्रंट व्यू में आप इस प्रकार से देख रहे हैं, गोल दिखाई दे रहा होगा। और इसी का साइड व्यू मतलब कि कुछ इस प्रकार से ये वाली आकृति, इसे यहाँ से ऐसा देखें साइड व्यू, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ये ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है ना। ये तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि बीच में मोटा है तथा किनारों पर ये पतला हो जाता है, तो ये कहलाता है उत्तल लेंस। इसी प्रकार से और एक लेंस होता है अवतल लेंस। ये ये कहलाता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस को यदि हम फ्रंट व्यू से देखें तो ये है फ्रंट व्यू अवतल लेंस का। इसमें किनारों पर ये मोटा होता है। उत्तल लेंस में क्या था? किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा। इसमें विपरीत होता है, किनारों पर मोटा तथा बीच में यह पतला होता है। यदि इसका हम फ्रंट व्यू और साइड व्यू की बात करें तो ये होता है फ्रंट व्यू, ये है ना, और ये होता है साइड व्यू, ये ठीक है। किनारों पर ये मोटा होता है, चौड़ा होता है ये, और बीच में ये पतला होता है ये, ठीक है। तो ये है अवतल लेंस। तो ये है अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस हमने देखा। अब इनके भी प्रकार होते हैं, क्योंकि लेंस क्या है कि कोई भी एक जो पृष्ठ है वह कर्व हो, उसे हम लेंस कहते हैं। तो ये उत्तल लेंस के भी प्रकार होते हैं कुछ इस प्रकार से कि एक जो है, एक पृष्ठ कोई भी कर्व हो लेकिन बाहर की ओर वक्री हो, कुछ इस प्रकार से उठा हुआ भाग हो, तो इसे हम कहेंगे समोत्तल लेंस। सम ये हो गया सम, और ये उत्तल, तो समोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये हो सकता है कि पहला जो पृष्ठ है वह कैसा हो, कुछ इस प्रकार से अंदर की धसा हुआ हो, मतलब अवतलाकार हो ये, तथा दूसरा जो पृष्ठ है वह बाहर की ओर वक्री हो, है ना। इस प्रकार से दोनों तो पृष्ठ वक्री हैं, लेकिन एक पृष्ठ आपका क्या है, ये है अवतल है, और ये है उत्तल है। तो इस प्रकार को भी हम कहते हैं अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, ये हो जाता है अवतल उत्तल लेंस। ठीक, और यदि इसी के तीसरे प्रकार की बात करें हम, तो ये होता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देख लेते हैं। दोनों पृष्ठ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वक्री होते हैं। और कैसे होते हैं वक्री भी, यहाँ पर दोनों भाग बाहर की ओर उठे हुए होते हैं, तो ये हो जाता है उभयोत्तल लेंस, ये कहलाता है उभयोत्तल लेंस। अब इसके भी प्रकार की बात करें हम, तो ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर ले रहे हैं, क्योंकि लेंस की बात हम जब करते हैं तो कोई भी एक पृष्ठ वक्री हो तो उसे हम लेंस कहते हैं। इसलिए हमें इसे समझना पड़ रहा है कि यदि इसे हम अवतल लेंस कह रहे हैं, इसे उत्तल लेंस कह रहे हैं, लेकिन हम जो परिभाषा में बोलते हैं कि लेंस क्या है, तो एक पृष्ठ वक्री हो, केवल एक पृष्ठ भी वक्री हो तो उसे भी हम कहते हैं लेंस। इसलिए हमें इसे समझना पड़ रहा है। अब अवतल लेंस की बारी है, तो अवतल लेंस में भी ऐसा हो सकता है कि एक पृष्ठ तो कैसा हो, समतल हो इस प्रकार से, है ना, तथा दूसरा पृष्ठ जो है वो इस प्रकार से वक्री हो, लेकिन कैसा वक्री हो, अंदर की ओर धसा हुआ हो, तो ये होता है सम अवतल लेंस। इसे क्या कहते हैं, सम अवतल लेंस। यदि हम इसके दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार कुछ इस प्रकार से होता है कि एक दोनों दोनों पृष्ठ तो क्या हो, वक्री हो, लेकिन एक पृष्ठ उत्तल आकार का हो तथा दूसरा पृष्ठ जो हो अवतल आकार का, तो इसे हम कहते हैं उत्तलावतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। और तीसरा प्रकार यदि हम देखें इसका, तो दोनों पृष्ठ कैसे हो, वक्री हो, और साथ ही कैसे वक्री हो, तो दोनों अंदर की ओर धसी हुई हो, तो ये कहलाता है उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी तीन प्रकार हो गए, इसके भी तीन प्रकार हो गए, ये हो गए लेंस, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस, इनके दो अलग अलग नाम भी हैं, है ना, इनके और कुछ नाम से पुकारा जाता है। इसे पुकारा जाता है, इस
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश किरणों को, जो प्रकाश किरणें चलकर आती हैं, इस पर आपतित होती हैं, उन्हें अभिसारित करता है, एक जगह पर केंद्रित करता है, इसलिए हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो अवतल लेंस होता है, इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसे हम अपसारी लेंस कहते अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इस पर प्रकाश किरणें जब आती हैं, आपतित होती हैं, तो वह उनका अपवर्तन के पश्चात अपसार कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसे हम समझेंगे अभी डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा, एक एक करके स्लैब में क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है, तथा उत्तल लेंस में क्या होता है, और अवतल लेंस में क्या होता है, अभिसारी और अपसारी लेंस में क्या होता है, इसे हम डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। देखिए, तो पहले तो हम इसे यहाँ से मिटा दे रहे हैं, वैसे बन जाएगा। तो ये प्रकाश किरण है ना, प्रकाश किरण है। अब इस प्रकाश किरण में सबसे पहले हम स्लेब को लाते हैं। ये जो स्लेब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये स्लेब में यदि हम देखें तो पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो इसे हम कहते हैं स्लेब। ठीक, अब प्रकाश इस पर जब पड़ेगा, देखिए जब इस पर पड़ रहा है, यदि ठीक इस पर लंबवत आपतित हो रहा है, इस पृष्ठ के ठीक लंबवत आपतित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये सीधा चला जाएगा। अभी हमने देखा था ये इस प्रकार से लंबवत आपतित होगा तो सीधा चले जाएगा। किंतु यदि यह प्रकाश इस पर कुछ इस प्रकार से आपतित हो कि यह तिर्यक आपतित हो, एक कोण के साथ में आपतित हो, तो आप देख रहे होंगे कि दिशा तो बदली नहीं है, लेकिन हल्का सा ये शिफ्ट कर गया है। ये जाना था कुछ इस प्रकार से, ऐसा, लेकिन यहां से होकर के जा रहा है ना। इसे हम देखें तो ये जाता कुछ इस प्रकार से, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, पैरेलल शिफ्ट हो गया है ना। आपतित किरण तथा निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, हल्का सा शिफ्ट हो गया। तो ये होती है अपवर्तन की घटना किसमें, स्लेब में। अब इसके बाद में हम देखेंगे, यदि हम किसी प्रिज्म को रखें, प्रिज्म के साथ में अपवर्तन की घटना क्या होती है, उसमें भी दो पृष्ठ होते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, और उन दो अपवर्तक पृष्ठ से होकर जब प्रकाश गुजरता है, तो अपवर्तन के फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है, हम इसमें देखते हैं। ये है प्रिज्म, ठीक है ना, ये प्रिज्म। इस प्रिज्म में क्या हो रहा है, ये देखिए प्रकाश किरण इस प्रकार से इस पर आपतित हुई, और ये आधार की ओर मुड़ गई है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इस प्रकार से आपतित हुई, और ये अंदर ही अंदर अपवर्तित होकर और फिर माध्यम चेंज हुआ है, और ये इस प्रकार से ये आधार की ओर मुड़ गई है, इस प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है ऐसे। ठीक है ना, ये देख पा रहे होंगे आप, आधार की ओर मुड़ मुड़ गई है, तो ये प्रिज्म में हुआ। अब इसके बाद में हम देखें कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या होता है। तो ये है उत्तल लेंस, तो हमने देखा था कि उत्तल लेंस जो होता है वह कहलाता है अभिसारी, मतलब ये प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। अब यहाँ पर हम केंद्रित करने के लिए जो लेजर बीम एक से अधिक इस पर आपतित करवाएंगे, तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर हमने 5 लेजर बीम जो हैं इस प्रकार से आपतित करवाया। ये किरणें देखिए, 1 2 3 4 5, तो ये एक ही जगह पर केंद्रित कर दे रहा है। ये तो इसने क्या किया, केंद्रित किया, अभिसारित किया, प्रकाश किरणों को अभिसारित कर दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। अब यदि इसकी जगह हम देखें अवतल लेंस, तो अवतल लेंस क्या करता है भाई, प्रकाश किरणों को
अपसार करता है, फैला देता है। तो देखते हैं फैलाता है या नहीं। ये इस प्रकार से देखिए, प्रकाश किरणें ये समांतर आ रही हैं, ये देखिए, है ना, और इसके बाद में ये फैला दे रहे हैं इनको। तो इसका काम क्या है, अवतल लेंस का, प्रकाश किरणों को अपसार कर देना, फैला देना। तो इसीलिए हम इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है तथा उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि भाई ये इसका कारण क्या है, अपसार करने का और अभिसार मतलब एक जगह केंद्रित करने का। उत्तल लेंस जो है एक जगह केंद्रित कर देता है और अवतल लेंस जो है वह फैला देता है। तो इसके पीछे का जो कारण हम उसे समझते हैं। तो इसका कारण जो है वह यह है कि जो लेंस जो होता है ना, वह बहुत सारे प्रिज्मों के युग्म से संयुग्म से बना हुआ होता है। बहुत सारे इसमें प्रिज्म की आकृतियां होती, किस प्रकार से होती इसे हम समझते हैं। यदि हम पहले बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है। ये ये हो गया उत्तल लेंस। अब यदि इसी उत्तल लेंस की बात हम करें, है ना, थोड़ा सा हम अच्छे से इसे बना लेते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस की बात हम करें तो ये हम बहुत सारे प्रिज्मों से बन मिल करके बना हुआ होता है। किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ये एक प्रिज्म हो गया, ये एक प्रिज्म हो गया, ये, और इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर फिर एक आकृति बनी, इसके बाद फिर एक आकृति बनी, है ना। इसे हम यदि तोड़ तोड़ करके देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको यह दिखाई देगा। और ऐसे आप अलग अलग, हमने अभी कुछ ही हिस्सों में इसे तोड़ा है। ये इस प्रकार से। अब जब इस पर प्रकाश आपतित होता है, ये प्रकाश आपतित हुआ, अभी देखे थे हमने, एक प्रकाश किरण ये चली, एक प्रकाश किरण ये चली, एक प्रकाश किरण ये आपतित हो गई, एक प्रकाश किरण ये आपतित हो गई, एक प्रकाश किरण ये आपतित हो गई। ये 5 प्रकाश किरण इस प्रिज्म पर जब आपतित होती है तो हम यदि इसके टुकड़े टुकड़े, ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे लेकिन हम अभी 5 टुकड़ों में ही देख रहे हैं इसे, ठीक है, 5 भागों में देख रहे हैं। तो अब हमें मालूम है कि जब भी प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन की घटना में हमें क्या दिखाई देता है, ये जब इससे होकर गुजरता है तो वह आधार की ओर मुड़ जाता है, आधार की ओर मुड़ जाता है। तो यदि हम यहाँ पर इस प्रकाश किरण की बात करें जो कि इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है, ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म से आकृति है, तो इसका आधार कहाँ है भाई, तो इसका आधार की यदि हम बात करें, ये है आधार। तो यह प्रकाश किरण किस ओर मुड़ेगी, आधार की ओर मुड़ेगी, आधार मतलब कि नीचे की ओर। तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से मुड़ जाती है, मुड़ गई। इसके बाद में अब इस प्रिज्म की बात करें, ये भी एक प्रिज्म आकृति, यदि कंप्लीट करें तो इस प्रकार से होगा, है ना। ऊपर का भाग सकरा है और नीचे का भाग चौड़ा है, तो ये भी एक प्रिज्म जैसे ही है। इसे यदि हम कंप्लीट करें तो प्रिज्म ही बनेगा। तो इसका आधार कहाँ हुआ, नीचे की ओर हुआ। तो ये प्रकाश किरण जो है इस पर आपतित हुई है, वो किस ओर जाएगी, तो आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो इसका आधार नीचे है, तो ये इस प्रकार से जाकर ये ऐसी आधार की ओर मुड़ गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो बीच वाला भाग है, तो ये है प्रिज्म का ही हिस्सा, लेकिन इसकी आकृति यदि देखें हम तोड़ करके, इसे तोड़ करके इस प्रकार से देखें तो ये आकृति एक बनती है पूरी पूरी स्लेब के आकार के, है ना। बीच वाला जो भाग यदि हम इसे बहुत सूक्ष्म स्तर पर देखें तो वह बनती है आकृति एक स्लेब की भांति। तो ये स्लेब में क्या होता है, प्रकाश किरण जैसे ही लंबवत आपतित होती है तो सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण कुछ ऐसी सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम इस आकृति पर। तो इस आकृति में यदि देखें तो ये भी एक प्रिज्म की आकृति का ही भाग है,
यदि इसे हम कंप्लीट करें तो एक प्रिज्म बनेगा, और इस प्रिज्म में यदि हम देखें तो आधार जो है वो ऊपर की ओर है ना। उल्टा प्रिज्म यदि हम देखें, यहाँ पर एक उल्टा प्रिज्म बनता है, ये आधार हो गया, और इस प्रकार से इधर जाकर के सकरा होते जा रहा है। तो आधार कहाँ हुआ, ऊपर हुआ, तो प्रकाश किरण जो इस पर आपतित हुई है वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, इस प्रकार से केंद्रित हो जाएगी नीचे की ओर, आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो ये आधार की ओर, मतलब आधार ऊपर है तो ऊपर की ओर ऐसी ये मुड़ जाएगी, मुड़ गई। ठीक, इसके बाद में हम बात करें इस प्रिज्म की, इस आकृति की बात करें, ये भी एक प्रिज्म की आकृति का है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण ऐसी आपतित हुई, इसका आधार कहाँ है, ये देखो ऊपर की ओर है, नीचे की ओर तो ये एक जाकर के सकरा वाला भाग हो रहा है ना। ये प्रिज्म उल्टा प्रिज्म बना, तो आधार ऊपर की ओर है, तो ये प्रकाश किरण ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, आधार की ओर मुड़ जाएगी, तो ये इस प्रकार से मुड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा, जो कि एक लेंस में हमने देखा था कि वहां अभिसारी लेंस कहलाता है, तो ये उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस देखिए, है ना, प्रकाश किरणों को इसने मोड़ दिया। तो इसका कारण जो हम जानना चाह रहे थे, तो ये कारण इसका यह है कि यह जो लेंस होता है वह बहुत सारे प्रिज्मों से मिलकर के बना हुआ था, प्रिज्म की आकृतियों से मिलकर के बना हुआ, इसे हम मान सकते हैं। और प्रिज्म की जो प्रकृति होती है ना, जो इसकी विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि यह इस पर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसे वह अपने आधार की ओर मोड़ देता है। तो उसी प्रकृति या उसी विशेषता के कारण हमें यहाँ पर ये घटना देखने को मिलती है। ये उत्तल लेंस की बात होगी। अब लेंस तो लेंस है, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, तो लेंस जो होता है वह प्रिज्म से बना हुआ होता है, तो अवतल लेंस भी किससे मिलकर बना हुआ होगा, प्रिज्म से मिलकर के बना हुआ होगा। तो यदि हम देखें अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, अवतल लेंस है। इसे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि यहाँ पर हमें समझने में आसानी हो। ये हो गया अवतल लेंस, ठीक है। अब ये भी किससे मिलकर के बना हुआ है, प्रिज्म से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर एक आकृति बनी, ठीक, फिर हम दूसरी आकृति देखें, और यहाँ पर फिर हमें दिखाई देती है ये तीसरी आकृति, कुछ इस प्रकार से, ये चौथी आकृति, और ये है पांचवी आकृति। प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से समांतर आ रही, ठीक इस पर लंबवत हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है, ये लंबवत आपतित हो रही है, ये भी लंबवत आपतित हो रही है, ये भी लंबवत आपतित हो रही है, और यह भी लंबवत आपतित हो रही है। ठीक, क्या होगा, प्रिज्म की प्रकृति क्या है, आधार की ओर मोड़ देना। तो आधार इसमें यदि हम देखें तो ये एक प्रिज्म, उल्टा प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर चौड़ा भाग है कुछ इस प्रकार से, और ये इधर नीचे की ओर सकरा होता हुआ जाएगा। यदि इसे हम कंप्लीट करें तो एक प्रिज्म बनेगा, वो भी कैसा, उल्टा प्रिज्म बनेगा। तो आधार ऊपर की ओर है, तो प्रकाश किरण जो आई है उसे किस ओर आपतित वो मोड़ेगा, वह आधार की ओर मोड़ेगा, तो आधार ऊपर की ओर है, तो यह इस प्रकार से मोड़ देगा। ठीक, दूसरे आकृति की बात करें तो इसमें भी नीचे की ओर सकरा होता हुआ जा रहा है, और ऊपर की ओर में चौड़ा भाग है, तो आधार कहाँ होगा इसका, ऊपर की ओर होगा। तो ये प्रकाश किरण को फिर एक बार इस प्रकार से आधार की ओर मोड़ दिया, ऊपर की ओर मोड़ दिया। ठीक, अब यदि हम बीच वाले भाग की देखें तो ये एक छोटा हिस्सा यदि हम माने, तो यह जो हिस्सा है यह एक स्लेब की भांति दिखाई दे रहा है ना। तो ये स्लेब है, तो स्लेब का काम क्या है, प्रकाश जब लंबवत आपतित होता है तो उसे सीधा गुजार देता है, ये सीधा इस प्रकार से ऐसा ये गुजर जाएगा। अब तीसरी चौथी आकृति की बात करें हम, तो चौथी आकृति में आप देख रहे होंगे कि इसमें ऊपर की ओर सकरा भाग है और नीचे में चौड़ा भाग है, और यदि इसे हम कंप्लीट करें आगे बढ़ाते हुए तो एक प्रिज्म बनेगा, और इस प्रिज्म का आधार नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर, तो इस प्रकाश किरण को यह इस प्रकार से मोड़ देगा आधार की ओर। ठीक, इसी प्रकार से इस प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म का ये जो आकृति इसकी बात करें, यदि इसे हम कंप्लीट करते हैं ये भी प्रिज्म बनता है, तो इस पर जो प्रकाश आपतित होगा
और इसमें आप देख रहे होगे कि आधार जो है इसमें भी नीचे की ओर है, तो ये भी आधार की ओर मोड़ देगा इस प्रकार से। तो ये प्रिज्म से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं हम किसे, ये लेंसों को। लेंस जो होता है वह बहुत सारे प्रिज्मों की आकृति से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक इस प्रकार से। तो उनकी प्रकृति के अनुसार वह जैसे मोड़ता है, उसी प्रकार से हम देखें तो पूरा लेंस किस प्रकार से मोड़ेगा, ये कुछ उत्तल लेंस में इस प्रकार से और अवतल लेंस में इस प्रकार से। तो ये होता है अभिसारी लेंस और ये होता है अपसारी लेंस, ठीक है। अब हम इन लेंस के बारे में और आगे देखते हैं। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा किस प्रकार से प्रकाश किरणों को ये मोड़ता है ना। तो हम जो समझना चाह रहे थे आज कि जो दो पृष्ठ होती हैं, है ना, अपवर्तक दो पृष्ठ जो होते हैं जिनके द्वारा अपवर्तन की घटना होती है, तो वो क्या होगा, किस प्रकार से होगा और वो कैसी होंगी, तो किस प्रकार से होंगी। हमने देखा कि स्लेब में किस प्रकार से होती हैं दोनों पृष्ठ, वो होते हैं पैरेलल, शंकु वो इसमें प्रिज्म में कुछ इस प्रकार से झोपड़ी नुमा होती है। और हमने देखा था लेंस में, तो लेंस में वक्री होती है, एक पृष्ठ वक्री, और कोई भी एक पृष्ठ भी यदि वक्री है तो वह लेंस कहलाता है। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वह प्रकाश को मोड़ता है अपवर्तन के पश्चात। अब हम लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो लेंस के भागों के बारे में चर्चा यदि हम करें तो पहले तो हम उत्तल लेंस की बात करते हैं, है ना। अब उत्तल लेंस हम बात करेंगे उभयोत्तल लेंस के ही। जब भी हम उत्तल लेंस बोलेंगे तो हम उभयोत्तल लेंस को ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपके जो अध्याय में है वो उभयोत्तल लेंस को ही लेकर चला है ना। तो हम जैसे ही उत्तल लेंस की बात करेंगे तो हम उभयोत्तल लेंस को ही लेकर के चलेंगे। अब इस लेंस में आप देख रहे होंगे कि दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्री हैं, है ना। दोनों पृष्ठ कैसे हैं, वक्री हैं। साथ ही कैसे वक्री हैं, तो बाहर की ओर ये उठे हुए हैं। यदि हम इस पूरी संरचना की बात करें तो बाहर से यह इस प्रकार से ये पतला है और बीच में मोटा है, कुछ इस प्रकार से। तो इस सरफेस की यदि हम बात करें ये वाले की, तो ये एक गोली भाग का हिस्सा हो सकता है। यदि इसे हम कंप्लीट करें, जैसा कि हमने दर्पण में देखा था, कुछ उसी प्रकार से यदि हम देखें तो एक ये गोली भाग का हिस्सा है, ये देखिए, ठीक है ना। इस गोली भाग का ये हिस्सा हो गया। अब इसकी भी बात करें तो ये भी एक वक्री है, तो ये भी एक गोले का हिस्सा होगा, ये भी एक गोले का भाग है ये वाला। और यह भी एक, सॉरी हमने गोली भाग का हिस्सा बोल दिया था, ये एक गोले का, काल्पनिक गोले का ये एक हिस्सा है या भाग है कहते हैं ना। उसी प्रकार से ये जो पृष्ठ है यह भी एक गोले का या काल्पनिक गोले का एक भाग है, ठीक है। तो इन काल्पनिक गोले के भी केंद्र होंगे। यहाँ पर एक केंद्र होगा इस काल्पनिक गोले का, और यहाँ पर एक केंद्र होगा इस काल्पनिक गोले का, इस प्रकार से, ठीक। उसी प्रकार से यदि हम बात करें अवतल लेंस की, है ना, हम देखें किसे, अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस में भी दोनों सरफेस कैसी है यहाँ पर, ये भी उभय अवतल लेंस की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। उभय मतलब दोनों पृष्ठ जो कैसे हैं, अवतल हैं, तो उभय अवतल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस जब भी हम बोलेंगे आप यह समझेंगे कि यह क्या है, उभय अवतल लेंस, क्योंकि हमारे जो इस अध्याय में लेंस जो है उभय अवतल लेंस को ही लेकर के चलेंगे। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये जो एक पृष्ठ पहले मिला, इस पृष्ठ को भी हम देखें तो ये एक काल्पनिक गोले का एक भाग है। ये काल्पनिक गोले का भाग हो गया, तो इस काल्पनिक गोले का भी एक केंद्र होगा, यहाँ पर एक केंद्र होगा, ठीक। उसी प्रकार से इस भाग को भी देखिए, इस पृष्ठ को भी, तो ये भी एक काल्पनिक गोले का भाग है, ठीक है। यह भी एक काल्पनिक गोले का भाग है और इसका भी एक कोई केंद्र होगा, तो यहाँ पर एक केंद्र। अब ये जो केंद्र केंद्र हम बोल रहे हैं, इस काल्पनिक गोले का केंद्र, इस काल्पनिक गोले का केंद्र, इस काल्पनिक गोले का केंद्र और इस काल्पनिक गोले का केंद्र, तो ये जो केंद्र होते हैं यहाँ पर, वही केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं ना। जैसे वहां पर वक्रता केंद्र थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम 2F से प्रदर्शित करते हैं। देखें
2f से क्यों किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि f का दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या, है ना, फोकस दूरी का दोगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो उसी प्रकार से हम c को 2f भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल देखें तो ये जो है पहले पृष्ठ मिला भाई, यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये पहले ये जो पृष्ठ मिला है, तो इस पृष्ठ की बात करें तो इस गोले का हिस्सा है, तो इस गोले का केंद्र ही यहाँ पर सी होगा। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास में दो दो केंद्र है, एक ये पृष्ठ के द्वारा, एक ये पृष्ठ के लिए ये वाला केंद्र, और इस पृष्ठ के लिए ये वाला केंद्र, तो ये भी सी और ये भी सी, तो इनका नामकरण हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ में फिर कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है कि किस पृष्ठ का वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर ये C1 कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये पहले पृष्ठ मिला है ये वाला, तो ये कहलाएगा C1, और ये कहलाता है इस पृष्ठ के लिए, तो ये कहलाएगा C2। ठीक है, यहाँ पर ये C1 और यहाँ पर C2। उसी प्रकार से यदि हम देखें तो ये पहले पृष्ठ मिला, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा, ये पहले मिला है इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा C1। और उसी प्रकार से ये दूसरे पृष्ठ को हम माने जिस गोले का भाग, तो ये उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र होगा, जिसे हम C2 कहते हैं। ठीक है, तो C1 यहाँ पर इस ओर होता है, C2 इधर होता है, पहले मिल जाता है, इसमें C1 पहले मिलता है और C2 यहाँ पर मिलता है, क्योंकि इनके पृष्ठ के आधार पर पहले ये पृष्ठ मिला इसलिए ये C1, और दूसरा पृष्ठ ये मिला इसलिए ये C2। उसी प्रकार से यहाँ पर ये पहले पृष्ठ मिला है ये C1, और यहाँ पर दूसरा पृष्ठ मिला है तो इसके लिए C2, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब ये बीचों बीच का जो भाग है इस लेंस का, बीच वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसे क्या कहते हैं हम, प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर भी इस प्रकार से बीच वाला भाग, और यहाँ पर भी एक प्रकाशिक केंद्र, ये बीच वाला भाग, ठीक, बीच वाला बिंदु जो होता है ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। अब इस प्रकाशिक केंद्र तथा F2 कहें या वक्रता केंद्र, इनको हम यदि मिलाते हुए चलें, है ना, बढ़ा दें यदि इस प्रकार से ये रेखा, तो ये जो कहलाती है वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इन्हें वक्रता केंद्र, ठीक है, ये भी वक्रता केंद्र और ये भी वक्रता केंद्र, और इन्हें 2f भी बोलते हैं। ये कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। इसे क्या कहते हैं हम, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, तथा इन प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र को मिलाती हुई रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। तो ये हो गए भाग इसके लेंस के। ठीक, अब यहाँ पर फोकस क्या होगा, तो फोकस को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो प्रकाशिक केंद्र तथा C2, ये C2 या C1, है ना, C1 या C2 जो कि प्रकाशिक वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है और मध्य का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं F, फोकस। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक फोकस F2, ये F1। या इसे हम दूसरे प्रकार से परिभाषित करें तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, यदि उत्तल लेंस की बात करें तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो वो जिस अपवर्तन के पश्चात जहां केंद्रित होती, जहां मिलती हैं, वही कहलाता है इसका फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोकस होगा। उसी प्रकार से यदि हम अवतल लेंस में बात करें तो प्रकाशिक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, यहाँ पर क्या होंगी, आती हुई प्रतीत होंगी, इस प्रकार से। तो ये यहाँ कहीं से इसे थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं, ये आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम कहेंगे फोकस। ठीक है ना, इस प्रकार से इसे हम बना देते हैं। ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से गई, और अब ये अपवर्तन के पश्चात जहां से आती हुई प्रतीत होती, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगे
उसे हम कहेंगे फोकस। तो यहाँ पर ये मुख्य फोकस ये होता है और यहाँ पर मुख्य फोकस ये होता है। ठीक है, इसे F1, यहाँ पर F1, उसी प्रकार से ये F2 कहलाता है और ये यहाँ पर कहीं पर F2 कहलाता है। तो मुख्य फोकस जो होते हैं ये होता है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य फोकस अवतल लेंस के लिए और यहाँ पर मुख्य फोकस उत्तल लेंस के लिए ये वाला। ठीक, ये हो गए भाग। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस के द्वारा भी तथा उत्तल लेंस के द्वारा। तो वहां पर हमने कहां पर, दर्पण में, दर्पण में जब हमने प्रतिबिंब निर्माण देखा था तो अवतल दर्पण की 6 स्थितियां मिली थी हमें और उत्तल दर्पण की 2 स्थिति मिली थी। उसी प्रकार से यहां पर भी उल्टा होता है, उत्तल लेंस की हमें 6 स्थितियां मिलती हैं तथा अवतल लेंस की 2 स्थिति मिलती है। अब ये थोड़ा सा आप थोड़ा कंपेयर करेंगे, इनके साथ में एक संबंध होता है कि जैसे वहां पर जो दर्पण था अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को जो अनंत से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आती है उनको क्या करता है, परावर्तन के पश्चात एक भाग पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, अभिसारी दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। यहां पर अभिसारी कौन करता है, उत्तल लेंस करता है। तो वहां जो प्रकृति अवतल दर्पण की है यहां पर वही प्रकृति उत्तल लेंस की है। और वहां पर उत्तल दर्पण की जो प्रकृति थी क्या करता था, वो अपसार करता था, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात फैल जाती थी वहां पर उत्तल दर्पण में। तो यहां पर फैलाता कौन है, अवतल लेंस फैलाता। तो वहां जो काम उत्तल दर्पण करता था वो काम यहां पर अवतल लेंस करता है। तो दर्पण की यदि बात करें तो अवतल दर्पण जो होता है वहां अभिसारी दर्पण कहलाता है और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहलाता है। उसी प्रकार से यहां पर लेंस की बात करें हम तो अभिसारी लेंस कौन कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा तथा अपसारी लेंस जो होगा वह यह अवतल लेंस कहलाएगा, अपसारी लेंस कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका संबंध है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा क्या, कि दर्पण, ओ सॉरी, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण को। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसे हम मिटाते हैं। इसे पूरा क्लीन कर देते हैं ताकि अच्छे समझ में आए जो भी हम डायग्राम बनाएंगे। चलिए ये क्लीन हो गया है अब। चलिए, तो हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो नियम है, वहां पर जैसे दर्पण निर्माण के लिए नियम थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो नियम थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए नियम है। वहां 4 नियम थे, यहाँ पर 3 ही नियम होते हैं, है ना। 3 नियम ये होते हैं, बारी बारी से हम देखते हैं। उत्तल, उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस को देख लेते हैं हम, उसके बाद में फिर अवतल लेंस को देखेंगे, है ना। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। हम क्योंकि 3 नियम देखेंगे इसलिए हम तीन 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 आकृति बना ले रहे हैं।
ठीक है। तो पहला नियम यह कहता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? उत्तल लेंस की, फिर अवतल लेंस को देख लेंगे। तो जब प्रकाश किरण, पहला नियम यह कहता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आएगी तो वे कहां से होकर जाएंगी अपवर्तन के पश्चात? तो वे जाएंगी फोकस से, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, इस प्रकार से। ठीक है, ये हुआ कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम हुआ, किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस की बात करें हम, तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यहां पर भी हमने क्या बोला था? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो इसमें फोकस से होकर जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होता है? मुख्य अक्ष के जब समांतर आती हैं तो वे अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती, क्योंकि हमें मालूम है ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में कुछ इस प्रकार से जब इसका अपवर्तन होता है तो ये आती हुई प्रतीत कहां से होंगी? ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर ये फोकस है, यहाँ पर ये फोकस है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आएंगी उत्तल लेंस में क्या होगा? फोकस से होकर जाएंगी, और यहाँ पर फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। अपवर्तन के पश्चात कैसे लग रहा है ये? कि ये यहाँ कहीं से आ रही होंगी, है ना, इस प्रकार से। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है इसका ठीक उल्टा, कि जो प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएंगी, तो दो फोकस होते हैं ना, यहाँ पर एक फोकस, यहाँ पर एक फोकस, ये फोकस से होकर जो जाएंगी, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस प्रकार से। ये हुआ उत्तल लेंस में। मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होगा कि जब फोकस से होकर जाएगी, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, ऐसे। ठीक, ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश किरण किसी उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वह सीधे उसी मार्ग में आगे बढ़ जाएगी, इस प्रकार से। ये प्रकाशिक केंद्र होता है ना, यहाँ पर ओ से प्रदर्शित करते हैं इसे, तो ये इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो सीधी उसी दिशा में आगे बढ़ जाएंगी। अवतल लेंस में भी देखें हम, तो ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे उसी मार्ग में या उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। तो तीसरा नियम क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधी उसी दिशा में उसी दिशा में आगे चले जाएंगे। ठीक है, ये तीन नियम होंगे इसमें। पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से होकर जाएंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरा नियम कहता है कि फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम कहता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी तो सीधी चले जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है अवतल लेंस के लिए? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो सीधी उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगी। तो ये तीन नियम है हमारे लिए दर्पण प्रतिबिंब निर्माण के लिए, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो नियम है वो ये तीन नियम है। इन्हीं नियम के द्वारा हमें अब प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम वही 6 स्थिति को कर लेते हैं, उसके बाद में अवतल लेंस की 2 स्थिति को कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस की 6 स्थितियों की, कहां कहां पर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहां कहां पर बनता है। ठीक, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है।
प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम एक टेबल बना देते हैं ताकि हमें छयों स्थितियों का यहाँ पर विवरण दिख सके। तो यहाँ पर हमारे ये 4 कॉलम हैं। इसमें वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक है। दूसरा कॉलम होगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति। तीसरा जो कॉलम होता है आकार का, कि जो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, चौथा कॉलम में हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले वही हमने जैसा दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किया था, पहली स्थिति हमने रखा था अनंत पर। तो यहाँ पर भी हम अनंत पर वाली स्थिति रखते हैं, ठीक है। ये अनंत पर हमने रखा। तो पहले तो हम अब उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तल लिख देते हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को देखते हैं, ठीक। तो पहली स्थिति जो है वह है अनंत पर जब रखी हुई वस्तु। पहली स्थिति है, स्थिति नंबर फर्स्ट जो है, जब जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पर अनंत वाली स्थिति का, तो ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक। इसमें ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ पर कहीं पर जो है C1 है, यहाँ पर C2, या इसे हम यहाँ पर देते हैं F2, ठीक है। आपकी बुक में C को F2F से, सॉरी 2F से प्रदर्शित किया है, तो हम यहाँ पर भी 2F से ही प्रदर्शित करेंगे, है हालांकि वहाँ C1। यहाँ पर 2F1 जैसे C1 था, इसलिए हम इसे 2F1 और इसे 2F2 ऐसा प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ कहीं पर होगा F, जिसे हम F2 कहेंगे, और यहाँ पर कहीं होगा F1, ठीक। अब चलिए हम प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम? अनंत पर रख रहे हैं, और अनंत पर होगी मतलब कि उससे प्रकाश किरणें आ रही होंगी कुछ इस प्रकार से सीधी, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो हमें मालूम है उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वे कहाँ से जाती है अपवर्तन के पश्चात? फोकस से होकर जाती है। तो ये अपवर्तन के पश्चात यदि हम पहले, हाँ, नियम क्या है और एक चीज, कि जब भी हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे तो 2 प्रकाश किरणों को भेजना होगा। तो यहाँ पर भी हमने प्रकाश किरणें, 2 प्रकाश किरणें, न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों को भेज सकते हैं। अधिकतम कितनी भेज सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 प्रकाश किरणों को हमें भेजना है। तो ये दोनों प्रकाश किरणों को हमने यहाँ से मुख्य अक्ष से के समांतर भेज दिया है। तो अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर जाएंगी? इस प्रकार से ये फोकस से होकर चले जाएगी, ये चले गई, है ना। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ भाई? ये प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है फोकस पर हुआ है, ठीक। तो हमने रखा वस्तु कहाँ? अनंत पर। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ? फोकस पर, फोकस पर। आकार कैसा है? तो बिंदु आकार है, बिंदु आकार है, ठीक। प्रकृति कैसी है?
तो प्रकृति यहाँ पर आप देखेंगे कि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिल रही हैं, और वास्तविक रूप से जब मिलती हैं प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात हो या परावर्तन के पश्चात हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकृति जो होती है वह प्रतिबिंब की वास्तविक होती है। और हमें मालूम है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पर जो बनेगा उल्टा, अभी हम स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं कि बिंदु आकार का बना है तो अब कैसा होगा, लेकिन हमें मालूम है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो बनता है उल्टा बनता है, इसलिए हम यहाँ पर उल्टा लिख देंगे ना। इसके बाद में तो हमें स्पष्ट हो ही जाएगा, जैसे दिखाई देगा उसको हम बोल देंगे उल्टा है सीधा। यहाँ पर समझ में नहीं आता, लेकिन याद रखना कि ये वास्तविक है, इसलिए वास्तविक जो प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये उल्टा। दूसरी स्थिति अब देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या करते हैं हम कि जो अनंत है, अनंत तथा किसके बीच में, ये वक्रता केंद्र, या इसे हम यहाँ पर 2f बोल रहे हैं, 2f के मध्य में रखेंगे। तो दूसरी स्थिति, इसे मिटाते नहीं, यहीं पर हम आगे बढ़ाते हैं ताकि हम प्रत्येक स्थितियों को वहीं पर देख सके, है ना। तो स्थिति नंबर सेकंड है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा 2f के मध्य हो। 2f मतलब समझ जाना कि वक्रता केंद्र है ना, 2f के मध्य हो। चलिए देखते हैं। लेंस बनाया हमने उत्तल लेंस, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है उत्तल लेंस। और इस उत्तल लेंस के लिए ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर हम यहाँ पर सी नहीं देते, 2f दे देते हैं, 2f1, ये हो गया f1, ये हो गया f2, और ये हो गया 2f2। तो कहाँ पर रख रहे हैं हम, यहाँ पर अनंत तथा 2f के। अब इसे 2f2 2f1 उतना ज्यादा डिटेल्स में ना बोल करके हम बोल देते हैं कि 2f। तो 2f मतलब इधर समझ जाइएगा आप कि अनंत तथा 2f के मध्य में है वस्तु, ठीक है। ये इधर कहीं अनंत पर है और ये है 2f के मध्य में, ये हो गई। तो प्रकाश किरणें फिर से दो प्रकाश किरणें भेजना है हमें। दो प्रकाश किरणें कैसी कि एक प्रकाश किरण इनमें से किसी प्रकार से भेज दो, और दूसरी प्रकाश किरण को ये तीन नियम के अनुसार ही भेजने हैं आपको। तो पहली प्रकाश किरण को हम भेज दे रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई इस प्रकार से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें जाती हैं वे अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगे, वे फोकस से होकर जाएंगे। तो ये है हमारा फोकस, इससे होकर ये चलेंगे, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण को हमें कहां से भेजना है, हम भेज देते हैं प्रकाशिक केंद्र से। यहां से हम फोकस से भेज सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर, अच्छा गिर गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम दूसरे प्रकाश किरण को कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ से भेज रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से। इससे भेज सकते हैं या इससे भेज सकते हैं, तो हम भेजते हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर। तो ये प्रकाशिक केंद्र से हमने यहाँ से इस प्रकार से भेज दिया। तो ये जो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या प्रतीत नहीं मिलेंगी ही, यहाँ कहीं पर मिल रही है ना। 2f तो इधर कहीं पर है, यहाँ कहीं पर ये मिल रही है। तो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर हुआ भाई, फोकस तथा 2f के मध्य में, f या f तथा 2f के मध्य में, जिसे हम कहते हैं कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य में। तो हमने देखा कि वस्तु की स्थिति कहां पर है, अनंत, अनंत तथा कहां पर, वक्रता केंद्र या 2f के मध्य। आपकी जो बुक में जो यूज कर रहा है 2f, इसलिए हम 2f को लेकर के चलते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अनंत तथा 2f के मध्य में, तो 2f के मध्य में जब हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, f तथा 2f के मध्य में, f तथा 2f के
मध्य में प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, 2f के मध्य में। ठीक है, आकार कैसा है तो आप देख रहे होंगे, वस्तु है इतनी बड़ी और प्रतिबिंब थोड़ा उससे छोटा है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा है, छोटा है। प्रकृति कैसी है तो सच में मिल रही है अपवर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें, तो ये वास्तविक होगी, वास्तविक रूप से मिल रही है तो हम इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, और दिख भी रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। ये हो गई दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति देखते हैं हम। अब हमें फिर वस्तु को आगे बढ़ाना है। आगे किस ओर बढ़ाते हैं हम, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 2f पर रखेंगे वस्तु को, है ना, वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो तीसरी स्थिति है जब जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु 2f, या जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, 2f पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा देखते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस, और इसके लिए मुख्य अक्ष, सॉरी इसे मिटा करके बनाते हैं इसे अच्छे से। ये हो गया उत्तल लेंस तथा मुख्य अक्ष। ये सी नहीं देते हम यहाँ पर, 2f1, यहाँ पर f1, ये प्रकाशिक केंद्र, ये f2, और ये हो गया 2f2। तो 2f पर रख रहे हैं वस्तु को ना, यहाँ पर 2f2 ने बोलते, हम बोल देते हैं यहाँ पर सीधे 2f के मध्य में ओ 2f पर रख रहे हैं वस्तु को। ठीक है, वस्तु की स्थिति जो है 2f पर, 2f पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। तो उसके लिए हमें फिर वही प्रकाश किरणें भेजना पड़ेगा। दो प्रकाश किरणें भेजते हैं। दो प्रकाश किरणें कुछ इस प्रकार से एक मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरणें जाती हैं वे फोकस से होकर जाती हैं, है ना। पहला नियम कहता है कि फोकस से होकर जाएंगे, इस प्रकार से फोकस से होकर चलेगी। अब दूसरी प्रकाश किरण को हम या तो फोकस से, ये वाले फोकस से भेज दें, या फिर प्रकाशिक केंद्र से भेज दें। तो हम यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से भेज देते हैं। प्रकाशिक केंद्र से इस प्रकार से ये होकर जाएंगी, तो ये जहां पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ है ये 2f, यहीं पर 2f है, इसी पर यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ है 2f पर, वस्तु को भी कहां पर रखा आपने, 2f पर, और प्रतिबिंब का निर्माण 2f पर इस ओर हुआ है। और तो चलो इसे हम लिख देते हैं कि कहां पर बना है ये, 2f पर रखे आपने, 2f पर, हालांकि 2f2 पर रखा है आपने, और प्रतिबिंब का निर्माण जो है 2f1 पर हुआ है। तो 2f पर रखे हैं और 2f पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2f2 पर रखा तो 2f1 पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। आकार कैसा है तो ये आप देख रहे होंगे, दोनों के जो आकार है वह सेम है, बराबर है। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का जो आकार होगा कैसा होगा, वस्तु के बराबर का होगा। प्रकृति कैसी है, वास्तविक रूप से दोनों प्रकाश किरणें मिल रही हैं, है ना। ये प्रकाश किरण चली थी इस प्रकार से, और अपवर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिल रही है एक दूसरे से। ये थोड़ा तीर का निशान यहाँ पर आप लगाइएगा, क्योंकि ये स्पष्ट हो कि हाँ ये किरणें हैं, प्रकाश किरणें, है ना, इसलिए यहाँ पर तीर का निशान लगाते हुए चले। तो वस्तु के बराबर। अब प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, ठीक है। और साथ ही आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये उल्टा, और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे ही होते हैं। ये तीसरी स्थिति होगी। चौथी स्थिति देखते हैं हम, और आगे बढ़ाते हैं वस्तु को। अभी आपने कहा रखा, 2f पर रख दिया। अब हम
2F तथा F के मध्य में रखेंगे, फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य में रख देते हैं। तो चौथी जो स्थिति है, चौथी स्थिति लिख देते हैं, वस्तु जब वस्तु 2F तथा F के मध्य हो। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर उत्तल लेंस लिया हमने और ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष साथ ही यहाँ पर ये हो गया 2F, ठीक है ना, यहाँ पर ये 2F हो गया, यहाँ पर F हो जाएगा, 2F1 कहते हैं इसे, F1, ये हो गया F2, और यहाँ पर जो है 2F2, ठीक है, 2F2। तो वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, 2F तथा F के मध्य में रख रहे हैं, है ना, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में रख रहे हैं वस्तु को। तो ये हो जाएगा यहाँ कहीं पर वस्तु। प्रकाश किरणें, फिर दो प्रकाश किरणें भेजने हमें। एक प्रकाश किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं, ये हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी ना, पहला नियम कहता है कि फोकस से होकर जाएंगे, तो हमने ये फोकस से होकर भिजवा दिया, ये चली गई एक प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेज दो, ये हमने प्रकाशिक केंद्र से भेज दिया। तो इस प्रकार से ये जब आपने देखा, ये दोनों मिल रही है यहाँ कहीं पर, है ना, ये जो दोनों मिल रही है यहाँ कहीं पर मिल रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा यहाँ पर हो जाएगा। अब ये स्थिति क्या है, तो ये तो F है, ये 2F है, और 2F के बाद में बना है प्रतिबिंब, मतलब इस और कहीं अनंत होगा, है ना, कि ये पूरा गोला उस गोले की परिधि के उस पार अनंत लग जाता है, तो अनंत तथा 2F के मध्य में बना है। कहां पर बना है, 2F तथा अनंत के मध्य, दोनों के मध्य में बना है। तो हमने वस्तु कहां रखा, 2F तथा F के मध्य रखा, 2F तथा F के मध्य, 2F तथा F के मध्य में रखा है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा, 2F तथा अनंत, 2F तथा अनंत के मध्य में, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आकार कैसा होगा, तो अब आप देख रहे होंगे कि अभी तक छोटे थे, फिर बराबर बना, और अब जो है वस्तु से बड़ा बनने लगा। देखिए ये बड़ा बना है ना, तो यहाँ आकार जो हो जाएगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति कैसी है, अभी भी दोनों अपवर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा दिखाई भी दे रहा है और होता भी है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। ठीक, पांचवी स्थिति देखते हैं, अब वस्तु को फिर बढ़ाते हैं हम, तो अब वस्तु कहाँ है कि इस फोकस पर रखेंगे हम। तो पांचवी स्थिति है, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, है ना, पर फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखेंगे। तो ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर 2F1, ये F1, ये F2, और ये 2F2। ठीक, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अब हम रख रहे हैं फोकस पर। तो वस्तु को रखा हमने फोकस F पर। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है देखते हैं। तो पहले हम वस्तु को रख देते हैं F पर, मतलब यहाँ F2 पर रख दिया, है ना, तो ये हमने F2 पर रख दिया, F पर रख दिया, फोकस पर। प्रकाश किरणें दो भिजवाना है, एक मुख्य अक्ष के समांतर,
मुख्य अक्ष के हम यहाँ पर समांतर भिजवा देते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, सॉरी सीधा बढ़ा दी हमने, मुख्य अक्ष के समांतर भिजवाया तो ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगे। अपवर्तन के पश्चात ये जाएंगी, कहाँ से जाएंगी ये जाएंगी फोकस से होकर। ठीक है, ये चले गई फोकस से होकर। अब दूसरी प्रकाश किरण को कैसे भिजवाना है, हमें भिजवाना है प्रकाशिक केंद्र से। तो ये है प्रकाशिक केंद्र। थोड़ा ये थोड़ा ना हल्का इस प्रकार से होना था, क्योंकि ये मिलती नहीं ना, क्योंकि फोकस से होकर जाने वाले, या आप इसे थोड़ा इस प्रकार समझ लेंगे कि ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाती है ना। थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई होगी, वैसे आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी तो सीधी जाएगी, है ना। हाँ, और ये भी सीधी जाएंगे इस प्रकार से फोकस होकर जाए। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रही है ना, दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रही है, मतलब ये अनंत पर जाकर के मिलेंगी। अनंत पर ऐसा मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर के मिलेगी, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा अनंत पर, कब, जब वस्तु को हमने फोकस पर रखा हो। तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, है ना। आकार जो होता है वो बहुत बड़ा बनता है। प्रकृति कैसी बनती है, अब यहाँ पर प्रकृति अभी भी वास्तविक ही बनेगी, है ना, इस ओर बन रहा है और अनंत पर जाकर के ही मिलती है ऐसा मानते हैं, तो वास्तविक ही बनेगी, साथ ही उल्टा बनेगा। ठीक, अभी भी ये उल्टा बनेगा। अब हम छठवीं स्थिति देखते हैं। तो छठवीं स्थिति के लिए हम यहाँ कहीं पर देख लेते हैं। छठवीं स्थिति जब, लेकिन यहाँ पर फिर हम स्थिति कैसे बनाएंगे, चलो हम छठवीं स्थिति देखते हैं। जब वस्तु कहां पर हो, अब फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, एफ तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो वस्तु। ठीक है, तो हम छठवीं स्थिति यहां कहीं पर बना रहे हैं। छठवीं स्थिति जब वस्तु कहाँ हो, एफ तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, एफ तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य हो, प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। ये है उत्तल लेंस, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। ठीक, और यहाँ कहीं पर F2, ओ सॉरी 2F1, यहाँ होगा F1, ये होगा F2, और ये हो गया 2F2। तो हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अब रखेंगे हम फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो ये फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य में यहाँ कहीं पर वस्तु को रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो फिर से हम प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए दो किरणें भिजवाएंगे। एक भिजवाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से, तो वो जाएगी फोकस से होकर, ये चलेगी फोकस से होकर चलेगी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण को हम कहां से भिजवाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से भिजवाएंगे। तो प्रकाशिक केंद्र से जब हम यहां से ऐसा भिजवाएंगे तो ये इस प्रकार से पड़ेगी।
अब ये आप देख पा रहे होंगे कि दोनों इस प्रकार से ऐसे फैलते हुए जा रहे हैं, तो मतलब इनका मिलना अपवर्तन के पश्चात संभव नहीं है, असंभव है, मिल ही नहीं पाएंगे। तो अब मिल नहीं रही है, तो अब प्रतिबिंब तो उधर बन नहीं सकता, है ना, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण की, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जब वह मिले, लेकिन यहाँ तो मिल नहीं रही। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये आती हुई प्रतीत मानना पड़ेगा। तो ये किस ओर से आ रही है भाई, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो प्रकाश किरण है ये इस ओर से आ रही होंगी, है ना, आती हुई प्रतीत होती है ना, तो ये इस ओर से आ रही होंगी ऐसा मान लेते हैं। ये इस प्रकार से थोड़ा इसे हम आगे की ओर ऐसा पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और इसे भी हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं ऐसा। ठीक, तो ये दोनों थोड़ा मिटा करके अच्छे से कर देते हैं। ये कहीं यहाँ कहीं पर मिल रही है ना, इधर कहीं पर। तो ये दर वस्तु की ओर ही, या ये कहें हम कि वस्तु के पीछे, और वस्तु की ओर है, जिस ओर आपने वस्तु रखा है उसी ओर, लेकिन वस्तु के पीछे की ओर प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपको। तो यहां पर हम लिखेंगे वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे वस्तु की ओर, है ना, वस्तु के पीछे वस्तु की ओर, मतलब जिधर वस्तु आपने रखा था उधर ही बना है, उसी ओर लेफ्ट साइड में रखा है वस्तु, तो लेफ्ट साइड में ही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। दूसरी चीज वस्तु के पीछे बनता है, ये वस्तु हुई और ये पीछे बना। अब आकार की बात करें हम, तो आकार आप देख रहे होंगे कि ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो दोनों में अंतर है। तो प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा है, तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रकृति कैसी होगी, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो स्थिति है यहाँ पर प्रतिबिंब जो उसकी प्रकृति जो होती है वह वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है ना, वास्तविक रूप से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, आगे बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रतिबिंब इस प्रकार से आभासी आभासी रूप से मिला है, तो ये बनेगा आभासी। और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। और आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से सीधा बन रहा है, तीर का निशान ये देखो, इसकी टोपी और इसकी टोपी दोनों ऊपर की ओर है, तो ये सीधा होगा, सीधा प्रतिबिंब। ठीक, तो ये है हमारी 6 स्थितियां किसकी, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की। बारी बारी से देख ले हम, जब वस्तु को आपने कहाँ रखा, अनंत पर रखा, अनंत पर रखा, तो प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ है वो हुआ है फोकस पर, ये फोकस पर। आकार कैसा है, बिंदु आकार है। प्रकृति कैसी, वास्तविक है, क्यों, क्योंकि वास्तविक रूप से मिली है अपवर्तन के पश्चात, इसलिए वास्तविक है, तथा उल्टा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है ना, हमें मालूम है। क्योंकि यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है उल्टा सीधा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बिंदु आकार बना है, लेकिन हमें एक चीज मालूम होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इसलिए हम यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब को उल्टा लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम देखें कि स्थिति क्या है दूसरी, जब वस्तु अनंत तथा 2f के मध्य हो तो प्रतिबिंब को निर्माण कहाँ पर हुआ, ये देखो f तथा 2f के मध्य में, है ना, ओ सॉरी, अनंत तथा 2f के मध्य में रखा है आपने, तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा 2f तथा f के मध्य में, या f तथा 2f के मध्य में। वस्तु से कैसा है प्रतिबिंब, छोटा है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको छोटा। प्रकृति कैसी है, वास्तविक है तथा उल्टा है। उसी प्रकार से तीसरा देखें, तीसरा क्या है, जब वस्तु 2f पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, वक्रता केंद्र पर, मतलब 2f पर ही हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है, कहां पर, जब वक्रता केंद्र या जिसे हम 2f कहते हैं उसके ऊपर रखें या उस पर रखें, तो
उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। चौथी स्थिति जो है, जब वस्तु 2f तथा f के मध्य हो, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो 2f तथा अनंत पर होता है, इस प्रकार से। ठीक है, प्रकृति आकार वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। फोकस पर रखे जब वस्तु को, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है। प्रकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, तथा प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। छठवीं स्थिति यदि हम देखें कि एफ तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखें, है ना, ये वाली एफ तथा ये फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखा है, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये वास्तविक रूप से बिल्कुल नहीं मिल रही है, इसलिए हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अब पीछे की ओर बढ़ाया तो एक जगह स्थिति आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पर कहीं मिलती है ना, तो यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वस्तु के पीछे तथा वस्तु, या हम कहें कि वस्तु की ओर कहें, है ना, वस्तु के पीछे वस्तु की ओर में हो रहा है, इसी ओर बन रहा है। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है। प्रकृति कैसी है, आभासी है, तथा ये सीधा है। ठीक, ये हो गया 6 स्थितियां किसकी, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की। अब हम देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण की जो दो स्थितियां बस होती हैं, एक होती है अनंत पर और दूसरी होती है फोकस। ओ, पहली स्थिति होती है अनंत पर वस्तु रखी हो, और दूसरी स्थिति जो होती है अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी रख दो, है ना। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहाँ सिर्फ मिटा ले रहे हैं इतने को, है ना, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, उसे वैसे ही रहने देते हैं। सेकेंड स्थिति, सेकेंड जो है अवतल लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो इसमें दो ही स्थितियां होती हैं, एक होती अनंत वाली और एक होती अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी वस्तु रखी हुई है। तो देखते हैं हम पहली स्थिति, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु हो, पहले तो हम अवतल लेंस के लिए जो मुख्य अक्ष है उसे बना लेते हैं। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर होता है 2f2, यहाँ होता है, यहाँ पर 2f2 रहता है ना, उसमें 2f1 रहता है, यहाँ पर 2f2, क्योंकि पहला पृष्ठ ये मिल गया है, दूसरा पृष्ठ ये है, यहाँ पर f2, इसी प्रकार से यहाँ पर f1 और यहाँ पर 2f1, इस प्रकार से। अब वस्तु पहली हमने कहाँ रखा, पहली स्थिति जो है, जब वस्तु जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देख लेंगे, यहीं पर लिख लेंगे, है ना, या समझ लेंगे। अनंत पर हो तो दो प्रकाश किरण भेजना भेजना है हमें, तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आएंगी इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। तो मालूम है मुख्य अक्ष जब समांतर आती हैं तो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में होता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो वे फोकस अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, है ना, क्योंकि ये कैसा लेंस है, अपसारी लेंस है, तो इस प्रकार से ये फैलाएगा, इस प्रकार से फैलाएगा, तो ये फैलने के बाद में आपको देखने को मिलेगी कि ये फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से। जी, ठीक है, इस प्रकार से अपवर्तन के पश्चात ये भी प्रकाश किरण कैसी होगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, इस प्रकार से। तो कहाँ से दोनों प्रकाश किरणें आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, यहीं पर हो जाएगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, F1 पर हो जाएगा। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनेगा F पर या फोकस पर कहेंगे, है ना, फोकस पर। कैसा बनेगा भाई, आकार होगा बिंदु आकार, यहीं पर स्थिति बना ले रहे हैं, बिंदु आकार, बिंदु आकार का।
प्रकृति कैसी हुई, आकार तो बिंदु आकार हो गया, प्रकृति कैसी है, तो अब क्या वास्तविक रूप से मिली प्रकाश किरणें? बिल्कुल नहीं मिली, वास्तविक रूप से नहीं मिली, मतलब आभासी है, ये होगा आभासी। ठीक, साथ ही आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ये आभासी तथा सीधा हो गया। ये पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति, दो ही स्थिति इसकी, वस्तु जब वस्तु अवतल या लेंस ही बोलते हैं, क्योंकि अवतल लेंस ही तो चल रहा है, जब वस्तु लेंस के सामने सामने कहीं भी हो, कहीं पर भी रखते हैं आप, कहीं भी हो, तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है ये देखते हैं। तो ये हो गया आपका अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये 2f2 हो गया, ये f2 हो गया, यहाँ पर हो गया f1 और यहाँ कहीं पर होगा 2f1। ठीक, इस प्रकार से। अब वस्तु को कहाँ पर रखना है? कहीं पर भी रखना है, अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी रख दो, तो हम वस्तु को यहाँ कहीं पर रख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने रख दिया कहाँ पर, यहाँ कहीं पर रख दिया। अब प्रकाश किरणें, प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रकाश किरणें दो भिजवाना है, तो एक प्रकाश किरण को हम भिजवा देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के हमने समांतर भेज दिया। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरणें जाती हैं, वे अपवर्तन के पश्चात कहाँ से आती है प्रतीत होती है भैया? तो ये आप प्रतीत होती है, प्रतीत होती है फोकस से आती है प्रतीत, इस प्रकार से। तो इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं ना, ये ऐसे जाएंगे। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र से भिजवा देते हैं, तो ये है आपका प्रकाशिक केंद्र यहाँ, तो इससे होकर हमने भिजवा दिया। ठीक है, ये सीधी चले जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली सीधी उसी दिशा में बढ़ जाती है, ये बढ़ गई। क्या दोनों ये मिली? अपवर्तन के पश्चात ये इस प्रकार से इधर चली गई और ये अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार से सीधी चलेगी, क्या दोनों मिली? नहीं मिली। कहाँ पर मिली? अब मिली नहीं, लेकिन पीछे की ओर हम इसे देखें और इसे हमने पीछे की ओर बढ़ाया है, इस प्रकार से आती हुई प्रतीत माना है, तो ये यहाँ कहीं पर मिल रही दोनों, लेकिन आभासी रूप से मिल रही। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ भी? प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ कहीं पर हो गया। और ये स्थिति कौन सी है? फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र। तो जब आपने वस्तु को कहाँ रखा है? अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी रख दिया, कहाँ पर रखा है? अवतल लेंस के सामने कोई भी स्थिति में रख दो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? वो मिलता है फोकस, ये फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र एफ तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य। ठीक है, कैसा है भाई? तो क्या ये वास्तविक आकार में देख लेते थोड़ा पहले, तो आकार कैसा है? तो आकार है वस्तु से छोटा है, ये देखो वस्तु थी ये, है ना, और ये है प्रतिबिंब, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। प्रकृति कैसी होगी? क्या दोनों वास्तविक रूप से मिली? नहीं मिली, आभासी रूप से मिली, तो आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। साथ ही आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? वह होता है सीधा, और दिख भी रहा है सीधा, ये देखो, है ना, तो आभासी तथा सीधा होगा। तो ये हो गई हमारी उत्तल लेंस की 6 स्थितियां, जो हमने देखा था, इधर 2 थी, ये 4 हो गई, तो ऐसी 6 स्थितियां, 6 स्थितियों को हमने देखा किस प्रकार से कैसा प्रतिबिंब निर्माण। सबसे जरूरी है यहाँ पर प्रतिबिंब, इसको आपको रटना नहीं है ना, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको बस इतना याद रहे कि ये जो नियम है, उन नियम को आपको फॉलो करना है, बस हो गया, है ना। और जब नियम को आप फॉलो करेंगे और जैसे जैसे आप स्थितियों के अनुसार बढ़ते जाएंगे, तो आपको प्रतिबिंब निर्माण करते बिल्कुल बनने लगेगा, सरल हो जाएगा आपके लिए।
क्यों? क्योंकि आप नियम के अनुसार चल रहे हैं और यदि आपने यहाँ पर पूरा समझा है अच्छे से, तो बिल्कुल आप प्रतिबिंब निर्माण कर लेंगे और अब जब आपके पास साथ में प्रैक्टिस में आ जाएगा ये, तो आप जब भी कोई प्रश्न आए, तो सीधे आप दिमाग माइंड मैपिंग के द्वारा लगा लेंगे कि हाँ यार, हमने वस्तु कहाँ रखा था, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, किस प्रकार से बार-बार जब बनाओगे ना, तो आपको माइंड में इस प्रकार से बस जाएगा कि हाँ, कहाँ पर जैसे ही आपको कोई पूछेगा कि वस्तु को आपने उत्तल लेंस के सामने में ऐसे रखा है, यहाँ रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप बिल्कुल आप माइंड में बसा हुआ रहेगा कि हाँ, वहाँ पर बनता था। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है। ठीक? तो बार-बार आप इसको बना करके देखिए। साथ में स्केल की सहायता से आप बनाएँ। स्केल की सहायता से आप बनाएँगे तो आपका जो डायग्राम है वो भी अच्छा बनेगा और साथ ही आपका जो प्रतिबिंब जहाँ पर सही में बनना चाहिए, वहीं पर बनेगा। अन्यथा कहीं-कहीं बन जाता है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि इनकी जो डिस्टेंस जो है ना, वो ऐसा लगे कि बिल्कुल इन दोनों के मध्य में ये है, इन दोनों के मध्य में ये है, पर इसकी दूरी इतनी है, तो इसकी दूरी भी उतनी होगी। इस प्रकार से आप बिल्कुल लगभग-लगभग बनाते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल आपका जो प्रतिबिंब है, सही-सही उसका निर्माण होगा। तो ये है 6 स्थितियाँ और इसकी 2 स्थितियाँ। अब यहाँ पर आपने देखा कि इसकी जो 5 स्थितियाँ इसमें उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना है और 6वीं स्थिति जो है आभासी बनी है। ठीक? हालाँकि अधिकांश जो स्थिति में हमने देखा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में हमने देखा कि पूरी जो स्थिति, पूरी क्यों 2 ही की बात करें, है ना? तो हर स्थिति में आपको यदि देखें, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? आभासी। उसी प्रकार से हमने दर्पण में देखा था कि अवतल दर्पण में बनता था कैसा? आभासी सॉरी वास्तविक और एक स्थिति बस आभासी थी। 5 स्थितियाँ वास्तविक और 1 स्थिति आभासी अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति थी, दोनों स्थिति कैसी बनती? आभासी बनती। और यहाँ पर अवतल लेंस में 2 स्थिति आभासी बन जाती है। और अधिकांश स्थिति जो यहाँ पर बनती है किसमें? उत्तल लेंस में, वो वास्तविक और एक स्थिति आभासी। अब ये आभासी, वास्तविक ये जो अभी हमने तो यहाँ पर देख लिया कि जो वास्तविक रूप से मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और आभासी रूप से मिलती है उसे हम या पीछे की ओर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल डेमो मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब सच में किसे हम वास्तविक कहते हैं जो पर्दे पर प्राप्त हो जाए, है ना? वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा जो हम बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वह प्रतिबिंब जो किसी पर्दे पर वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाए, पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त ना कर सके, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब सिर्फ वो आभास होता है कि वहाँ वस्तु होगी या प्रतिबिंब वहाँ पर होगा, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे दर्पण में भी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और लेंस में भी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इन चारों को हम बारी-बारी से देखेंगे कि हाँ, किस प्रकार से कौन-सा दर्पण और कौन-सा लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और कौन-सा दर्पण और कौन-सा लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसको हमें पूरा एक प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे हम, अलग से एक छोटा-सा वीडियो केवल इस वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब पर होगा। उसको हम अगली जो जो भी वीडियो होगी, इसके बाद में हम बनाएँगे, तो उसी पर होंगे। हाँ, वो अलग से देख लेंगे। लेकिन इसके बाद का जो अब जो टॉपिक होगा, अब इस अध्याय में बच गए हैं टॉपिक। एक होगा जैसे दर्पण सूत्र था उसी प्रकार से लेंस सूत्र, आवर्धन क्षमता और फिर एक टॉपिक रह जाता है लेंस क्षमता का, है ना? जो P इज़ इक्वल टू 1/f वाला होता है, डायोप्टर में जैसे मापते हैं, उसको देख लेंगे, छोटा टॉपिक है। तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा, वो वो 3 टॉपिक पर रहेगा। छोटे-छोटे हैं, छोटा वीडियो रहेगा और उसको अच्छे से आप समझ लेना, ठीक? तो फिलहाल आज हम इसे यहीं पर क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और